डियर स्टूडेंट्स, आर के विज्ञान पीजी कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं गिरिराज सिंघाटिया आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली बार या पिछली क्लासेज में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, वो पढ़ा था लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के बाद में आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है डार्क रिएक्शन। देखिए, डार्क रिएक्शन की खोज सबसे पहले ब्लैकमैन ने की थी। ब्लैकमैन ने सबसे पहले अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में बताया था। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें, यह हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। क्लियर, ये हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। तीसरी चीज, इसमें CO2 के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, अब CO2 के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, इस प्रोसेस को अपन समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें, CO2 से कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है उसके लिए तीन चक्र चलते हैं डार्क रिएक्शन। तो कौन कौन से चक्र चलते हैं उसके लिए अपन बात करें। पहला चक्र चलता है केल्विन और बेंसन। सित्री चक्र भी इसे सित्री साइकिल के नाम से भी इसे जानते हैं। दूसरा जो है साइकिल, वो दूसरा है फ्लैग चक्र, जिसे हम C4 साइकिल कहते हैं। और थर्ड है क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय। देखिए, CO2 के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण इन तीन चक्रों में होता है। आज जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है केल्विन बेंसन साइकिल। देखिए, केल्विन बेंसन साइकिल जो है वो स्टार्ट करते हैं अपन केल्विन और बेंसन साइकिल, ये टॉपिक है। केल्विन बेंसन साइकिल में सबसे पहले राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट कार्बोक्सिलीकरण। क्लियर, कार्बोक्सिलीकरण हुआ CO2 6CO2 6H2। क्लियर, यहां पर 6 मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल 6 किसके हैं? राइबोलोज 1,5-फास्फेट के 6 है। कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का प्रवेश। तो यहां पर CO2 जो है 6CO2 और 6H2 अंदर आ रहे हैं। तो यहां प्रोडक्ट क्या बना? 3-फास्फो ग्लिसरिक अम्ल, शॉर्ट में बोलते हैं इसको PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद में अपन बात करें 1,3 डाइफास्फो ग्लिसरिक एसिड। 1,3
1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। यहां पर आपको फास्फोरिलीकरण करवाया, एटीपी यूज, एडीपी प्लस आईपी, इनऑर्गेनिक फास्फेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन, अपचयन करवाना है। अपचयन करवाने के यहाँ अपचयन होगा और अपचयन होने पर NADP से NADPS2, क्लियर। यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने अणु हैं? 12 मॉलिक्यूल, 12 अणु। इसी प्रकार यहाँ भी 12 अणु, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणु। इसी प्रकार 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल, क्लियर। इसके बाद में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, इसके कितने लेने हैं अपने को? 2 मॉलिक्यूल। ध्यान दें, यहां से यहां क्या आ जाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 10 अणु, 10 मॉलिक्यूल। फिर क्या जाएगा? RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, यहां क्या जाएगा? राइबोलोज मोनोफॉस्फेट, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट, और मोनोफॉस्फेट से क्या बन जाएगा? राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, ठीक है। यहां पर अपने को क्या करना है? कार्बोक्सिलीकरण। यहाँ क्या करना है? कार्बोक्सिलीकरण हो गया यहाँ, ठीक है, क्लियर। इसके बाद में आगे अपन बात करें, यहाँ भी अपने को फास्फोरिलीकरण, तो एटीपी यूज, द फॉर्मेशन ऑफ एडीपी प्लस आईपी। देखिए यह चीज, यह आपके सामने जो है वो है केल्विन बेंसन साइकिल। यहां पर 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 अणु हैं, तो यहां पर क्या बन जाएगा? सुक्रोज, और सुक्रोज से लास्ट प्रोडक्ट स्टार्च। लास्ट प्रोडक्ट क्या हुआ? स्टार्च, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं सुक्रोज और स्टार्च। देखिए इस चीज को अपन दोबारा समझते हैं। केल्विन और बेंसन चक्र आप पढ़ रहे हो, इसकी खोज किसने की थी? केल्विन और बेंसन ने, क्लियर। खोज करने का श्रेय किसे जाता है? केल्विन और बेंसन को। ये चीज अपन ने पढ़ ली है। कहां की थी? क्लोरेला और सिनडेसमस, सिनडेसमस से बाद में एल्गी जो होती है उसमें इसको डिस्कर्ड किया था केल्विन और बेंसन ने, ठीक है। दूसरी चीज इसमें देखें, इसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, प्रथम उत्पाद जो होता है वो होता है PGA,
3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पीजीए साइकिल, यानी कि पीजीए चक्र भी इसे अपन कहते हैं। तीसरी चीज इसमें अपन बात करें कि यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो फर्स्ट प्रोडक्ट 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, यानी कि इसमें कार्बन कितने हैं? 3, इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं? C3 चक्र। ध्यान देना इस चीज को, इसको C3 चक्र क्यों कहते हैं उसका रीजन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। उसका रीजन ये है कि जो पहला प्रोडक्ट पीजीए बनता है वो 3 कार्बन युक्त बनता है, इसलिए इसे हम पीजीए चक्र या C3 चक्र के नाम से भी जानते हैं। अब इसको अपन पूरा समझ लेते हैं प्रोसेस को, कैसे क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहले राइबोज 1-बाइफॉस्फेट, इसके 6 अणु हैं, 6 मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है। यहां पर क्या हो रहा है? कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्बन अंदर आ रहा है, और कार्बन अंदर किस रूप में आ रहा है? CO2 के रूप में। तो यहां पर 6 CO2 और 12 H2 एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो CO2 अंदर आ रही है तो कार्बोक्सिलीकरण हुआ। अब यहां पर जो पहला प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने अणु हैं? 12 इसलिए क्योंकि 6 तो ये और 6 एंट्री इधर से कर रहे हैं, वो कितने हो गए? 12 अणु, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की कितने हो गए? 12, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है? फास्फोरिलीकरण। तो फास्फोरिलीकरण में आपको पता होना चाहिए कि एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस आईपी इनऑर्गेनिक फास्फेट का निर्माण होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी प्लस आईपी बाय दैट एटीपी। क्लियर? आगे चले अपन। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन रहा है? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके भी 12 है, इसके भी 12 है, मतलब 12 मॉलिक्यूल, 12 अणु बन रहे हैं। अब यहां पर 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 12 है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से क्या बन रहा है? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन रहा है, तो 1,3 से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो यहां क्या हो रहा है? अपचयन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी रिडक्शन, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है? NADP से NADPH2 का निर्माण होता है, मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन। क्लियर? इसके बाद में आगे बात करें, इसके कितने हैं? 12 में से 2 नीचे चले गए, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के कितने हैं? 2 अणु हैं। तो यहां पर क्या बन रहा है? इससे सुक्रोज, और लास्ट में क्या बन रहा है? स्टार्च। तो यहां देखो, अपनी जो अपन ने जो पॉइंट किया था कि CO2 से कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च कैसे बना? ये CO2 अंदर आई, इस CO2 के अंदर आने से क्या बना? स्टार्च। जो अपना पॉइंट था उस पॉइंट पे आप ध्यान दें कि अपन ने बताया था कि यहाँ पर डार्क रिएक्शन में या अंधकार अभिक्रिया में या अप्रकाशित अभिक्रिया में CO2 यूज होती है और प्रोडक्ट स्टार्च बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो है CO2 यूज हुई और प्रोडक्ट के रूप में स्टार्च बना। क्लियर? पहली चीज। आगे यहाँ 2 अणु किसके हैं? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के। यहाँ अपने को ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो स्टार्च बनी है वो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 अणुओं से बनी है। तो एक तो चीज ये क्लियर करना है, यहाँ पर हमेशा केल्विन बेंसन साइकिल में जब CO2 का यूज होता है तो वहां पर 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 अणु, 2 मॉलिक्यूल से एक स्टार्च का मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि एक अणु स्टार्च का बनता है। आगे चले बात, यहाँ पर 2 यहाँ काम में आ गए, इसके बाद में यहाँ पर बच गए 10, यानी कि 12 में से 2 तो नीचे आ गए, अब बच गए कितने? 10 अणु, 10 मॉलिक्यूल बन गए। तो यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के कितने अणु हैं? 10 अणु हैं।
दरअसल हम आगे चलकर क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो 3 फास्फोग्लिसराइड से क्या बना, राइबोलोज बाइफास्फेट। राइबोलोज बाइफास्फेट से क्या बना, राइबोलोज मोनोफास्फेट। तो यहाँ क्या होता है, अपन इसको क्या कह सकते हैं, इसको रीजनरेशन साइकिल भी के नाम से भी जानते हैं। रीजनरेशन पुनर्निर्माण। रीजनरेशन पुनर्निर्माण का मतलब यहाँ राइबोलोज बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसका एक अदर नेम भी आ गया आपके सामने, रीजनरेशन साइकिल किसमें होता है, तो केल्विन बेंसन साइकिल ही रीजनरेशन साइकिल होता है, क्योंकि यहाँ पर आरयूबीपी पुनः बन रहा है, ठीक है। आरयूबीपी से क्या बन जाता है, राइबोलोज मोनोफास्फेट, और राइबोलोज मोनोफास्फेट से राइबोलोज 1 बाइफास्फेट, यानी कि राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट का निर्माण होता है। यहाँ भी अपने को फास्फोरिलीकरण करवाना है। फास्फोरिलीकरण में आपको ध्यान रखना है कि एटीपी यूज होगी और एटीपी प्लस आईपी बनती है। तो यहाँ कुल मिला के केल्विन बेंसन साइकिल अपन ने पढ़ा, और केल्विन बेंसन साइकिल में अपना जो मेन इंटेंस था, मेन अपने को जो समझना था वो ये था कि केल्विन बेंसन साइकिल में जब CO2 यूज होती है तो स्टार्च कैसे बनती है, ये अपना पॉइंट था, ठीक है। तो ये आपका ये जो टॉपिक है केल्विन बेंसन कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है C4 साइकिल या H स्लेग चक्र। देखिए, सबसे पहले बात करें अपन, दूसरा पॉइंट है H स्लेग चक्र या C4 साइकिल। क्लियर, ये अपना टॉपिक है। सबसे पहले अगर इसकी बात करें अपन लोग, तो यहां पर इसकी खोज, इसको डिस्कवर किसने किया था, तो H स्लेग ने किया था। कहां किया था, गन्ने में। क्लियर। दूसरी चीज यहां पर गन्ने में किसने खोजा, कॉर्चॉक, साइंटिस्ट का नाम है कॉर्चॉक ने गन्ने में H स्लेग चक्र या C4 चक्र की खोज की। ये किसमें होता है, अगर मोनोकोड की बात करें, एक बीजपत्री की बात करें, तो गन्ना, मक्का और बाजरा। मोनोकोड में गन्ना, मक्का, बाजरा। द्विबीजपत्री, अगर डाइकोड की बात करें, तो द्विबीजपत्री में अमरेंथस, चौलाई और यूफोर्बिया। यानी कि यहां पर आपको पूछा जाए कि यहां पर जो H स्लेग चक्र जो है, C4 चक्र जिसे आप बोलते हो, उसकी खोज और H स्लेग चक्र यानी कि C4 पादप कौन से है, तो C4 पौधों में एक बीजपत्री में तो गन्ना, मक्का, बाजरा, और द्विबीजपत्री में अमरेंथस और यूफोर्बिया, ये आपके सामने आते हैं। आगे अपन बात करें, देखिए इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। ये तो था इसका सिंपल इंट्रोडक्शन था। अब अपन बात करें कि ये चक्कर एक बीजपत्री, गन्ना, मक्का, बाजरा, और द्विबीजपत्री अमरेंथस
और यूफोर्बिया में कैसे होता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हैच एंड फ्लैग साइड C3 या सॉरी C4 साइड। क्लियर? खोज वगैरह के बारे में बता दिया। देखिए सबसे पहले आपको यहां क्या ध्यान रखना है कि ये जो होता है मीसोफिल सेल बंडल शीथ सेल, इसको बोलते हैं पर्णमध्योतक कोशिकाएं। ठीक है, पूलाक्षज कोशिकाएं। देखिए यहां पर स्टार्ट करते हैं पढ़ो। फास्फो इनोल पाइरुवेट। क्लियर? 3 कार्बनिक है। इससे क्या बन रहा है? OAA। क्या बोलते हैं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बनेगा इससे? मेलेट। CO2 को आपको अंदर प्रवेश कराना है। मेलेट और OAA 4 कार्बनिक है। मेलेट बंडल शीथ सेल में जाएगा, 4 कार्बनिक है। क्लियर? दूसरी चीज यहां क्या ध्यान रखना है? NADP से NADPS2। क्लियर? मेलेट किसमें चेंज होगा? पाइरुवेट से। मतलब मेलेट किसमें चेंज हो जाएगा? पाइरुवेट में। कितने कार्बन युक्त है? 3 कार्बन। एक बार इसको बना लेते हैं अपन लोग। मेलेट से पाइरुवेट बना, CO2 यहां पर क्या होती है? फ्री। CO2 फ्री होकर क्या करती है? C3 चक्कर चालू करती है और C3 चक्कर का एंड प्रोडक्ट स्टार्च। ध्यान देना है इस चीज को। यहां क्या क्या हो रहा है? देखो यहां अपने को करना है NADPS2 से वापिस NADP पाइरुवेट और वापिस चेंज फास्फोइनोल पाइरुवेट। क्लियर? दूसरी चीज यहां पर जो है ATP यूज करनी है हमें। ATP से ATP प्लस आएगा। क्लियर? यहां क्या करना है? PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। देखो भाई अब इस चीज को अपन समझते हैं। क्या अपने सामने टॉपिक है और क्या अपने को इसमें समझना है। देखो सिंपल इंट्रोडक्शन अपन ने कर लिया था।
और सिंपल इंट्रोडक्शन में अपन ने पढ़ा कि जो यहाँ पर जो है स्लेग चक्र जो है, जिसका दूसरा नाम अपन C4 साइकिल के नाम से भी बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से अपने को करना है। क्या करना है? फास्फोइनोल पाइरुवेट, ये 3 कार्बनिक है। क्लियर? यहाँ पर क्या हो रहा है? फास्फोइनोल पाइरुवेट चेंज किस में हो रहा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज हो रहा है, यानी कि OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? मेलेट में। मतलब किस में बदल रहा है? मेलेट में। मेलेट यहाँ कितने कार्बन युक्त है? 4 कार्बन। या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन युक्त है? 4 कार्बन। यहाँ फास्फोइनोल कितने कार्बन युक्त है? फास्फोइनोल पाइरुवेट कितने हैं? 3 कार्बन। तो यहाँ पर 3 कार्बन युक्त क्या है? फास्फोइनोल पाइरुवेट। यहाँ पर एक CO2 अंदर जाती है, क्योंकि आपको पता है कि इनमें भी अपने को स्टार्च बनाना है। ठीक है ना? तो यहाँ भी क्या होगा? CO2 का यूज होगा। अपना जो मेन पॉइंट है डार्क रिएक्शन का, अप्रकाशिक अभिक्रिया का, यही तो है कि CO2 के द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च कैसे बनता है। तो यहाँ यूज हो रहा है CO2 का। यहाँ CO2 का यूज हुआ, एंजाइम कौन सा काम में लेंगे? PEP, कार्बोक्सिलेज, फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम का नाम है। तो फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है, उसके द्वारा फास्फोइनोल पाइरुवेट जो होता है वो OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर एक CO2 जैसे अंदर आती है तो कार्बन संख्या 3 से 4 हो जाती है। तो इसका जो पहला प्रोडक्ट होता है स्लेग चक्र का पहला प्रोडक्ट होता है वो होता है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है वो 4 कार्बन युक्त है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पहला प्रोडक्ट, नाम याद रखें आप, पहला प्रोडक्ट OAA है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, और वो कितने कार्बन युक्त है? वो 4 कार्बन युक्त है। इसलिए हम लोग इसे C4 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है वो मेलेट में कन्वर्ट हो रहा है, मेलेट में बदल रहा है, और मेलेट यहाँ पर कितने कार्बन युक्त है? 4 कार्बन युक्त है। बस थोड़ा आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर NADP, निकोटिनाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट से निकोटिनाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन बन रहा है। मेलेट डायरेक्ट किस में चला जाता है? पूर्ण आच्छादित कोशिकाओं में। यानी कि C4 साइकिल के लिए 2 सेल सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो सेल है मीसोफिल सेल और एक है बंडल शीथ सेल। यानी कि एक तो पर्णबंधोतक कोशिका और एक है पूर्ण आच्छादित कोशिका। ये 2 कोशिकाएं C4 चक्र के लिए इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि C4 चक्र जो होता है वो 2 कोशिकाओं में होता है। यानी कि जो पत्तियां होती है, जो पौधे की लीव्स होती है, उनकी जो मीसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल दोनों में ही C4 साइकिल चलता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज हो अपने को करना पड़ेगा। यहाँ मेलेट किस में जा रहा है? पूर्ण आच्छादित कोशिकाओं में जा रहा है। तो मेलेट डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है? पाइरुवेट में। जब मेलेट पाइरुवेट में चेंज होता है तो आपको ध्यान रखना है एक CO2 फ्री होती है, एक CO2 बाहर निकल जाती है। जैसे ही CO2 बाहर जाती है, स्टार्ट बाय C3 साइकिल। कहने का मतलब यहाँ पर CO2 जैसे बाहर निकलती है वो C3 चक्र स्टार्ट कर देती है। और C3 चक्र जब स्टार्ट हो जाता है तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है? स्टार्च। क्योंकि अपन ने C3 चक्र अपन उसे क्या बोल रहे हैं? केल्विन बेंसन साइकिल। तो केल्विन बेंसन साइकिल का अंतिम उत्पाद स्टार्च होता है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? स्टार्च बन रहा है, यानी कि C3 चक्र चालू हो गया।
ठीक है, CO2 इधर बाहर निकल गई, यहाँ कार्बन संख्या 4 थी, अब कार्बन संख्या कितनी रह गई, 3 रह गई। तो पाइरुवेट कितने कार्बन युक्त है, 3 कार्बन। पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पाइरुवेट वापस कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है मेसोफिल सेल में। तो जैसे ही पाइरुवेट मेसोफिल सेल में आता है इसमें बदल जाता है फास्फोइनोल पाइरुवेट में बदल जाता है। जब पाइरुवेट जो होता है वो फास्फोइनोल पाइरुवेट में चेंज होता है तो हमें ध्यान रखना है कि एटीपी यूज होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को काम में लिया जाता है, और जैसे ही एटीपी यूज होती है तो किस में बदल जाती है, एटीपी प्लस आईपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो चेंज किस में हो जाती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस आईपी का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अब फास्फोइनोल पाइरुवेट आ जाता है, ठीक है, फिर वापस ये चक्कर चालू हो जाता है, इधर से CO2 आ रही है, क्लियर, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण हम पढ़ रहे हैं, और प्रकाश संश्लेषण में हमें पता है कि CO2 यूज होती है। तो CO2 कैसे यूज होती है, ये चीजें अपन क्लियर कर रहे हैं। केल्विन बेंसन चक्र पढ़ा, उसमें CO2 यूज किया, हेक्स-स्लेग चक्र पढ़ा, इसमें CO2 यूज कर रहे हैं, ठीक है। पर अपने को ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर 2 चीजों का ध्यान रखना, एक तो एटीपी यूज होती है, क्लियर, दूसरी चीज यहाँ पर जब OAA जो होता है वो जब मेलेट में टूटता है, मेलेट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर NADP से NADPH2 बनता है। एक चीज तो अपने को ये ध्यान रखनी है, क्लियर। दूसरी चीज हमें ध्यान क्या रखनी है कि जो NADPH2 बना था वो वापिस किसमें बदल जाएगा, NADP में बदल जाएगा, और वो कब बदलेगा, कहां बदलेगा, ये पोजीशन आपको ध्यान रखनी है, मेलेट पाइरुवेट में बदलेगा तब ये क्लियर। एक चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि जो बंडल सिर्फ सेल होती है, यानी कि पूल आच्छादित कोशिका जो होती है उसमें C3 चक्र चलता है। C3 चक्र कहां चलेगा, पूल आच्छादित कोशिका में चलेगा और उससे स्टार्च बनेगा। तो ये जो काम है यानी कि C3 चक्र, वो C3 चक्र हमेशा पूल आच्छादित कोशिकाओं में चलता है, C4 प्लांट, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, ये वाली का मतलब एटीपी काम में आती है और एटीपी प्लस आईपी बनता है, एक चीज अपने को ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें कई बार क्या होता है, कार्बन संख्या जरूर पूछ लेते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वर्ड टाइप के क्वेश्चन है, उनमें एक चीज पूछ लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितने कार्बन, तो अपने को कार्बन संख्या को आधार मानना है। कार्बन संख्या हर प्रोडक्ट के नीचे लिखी हुई है, एक तो ये ध्यान रखना है, क्लियर। तो कार्बन संख्या का विशेष ध्यान रखें। आगे एंजाइम का आपको ध्यान रखना, एंजाइम C4 प्लांट्स में जब आपका C4 चक्र चलता है तो उसमें एंजाइम कौन सा काम में आता है, तो वो एंजाइम भी आपको ध्यान रखना है, वो है फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, वो एंजाइम, क्लियर। तो आज जो है अपन ने क्या पढ़ा, C4 चक्र भी पढ़ा। लास्ट में अपन बात करें इसमें जो ये चक्कर पढ़ने के बाद में अपन बात करें तो अपना जो टॉपिक है वो आगे है देखिए आगे C3 चक्र पढ़ा, C4 चक्र पढ़ा, और C4 चक्र में एक टॉपिक आता है आपका क्रेन्स एनाटॉमी, क्रेन्स शारीरिक। ये क्या होती है, देखो C4 पौधे जो होते हैं, C4 प्लांट्स जो होते हैं, उनमें 2
प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक सेल, प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं। क्लियर? फोटो सिंथेटिक सेल, यानी कि यहां पर C4 प्लांट्स जो होते हैं उनमें दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? दो प्रकार की। पहली होती है मीसोफिल सेल, मीसोफिल सेल, और दूसरी होती है बंडल शीथ सेल। यानी कि एक तो गई पर्णमध्योतक कोशिकाएं, पर्णमध्योतक कोशिकाएं। क्लियर? दूसरी है पूल आच्छादित कोशिकाएं। क्लियर? यानी कि C4 पौधों में दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं होती है। एक है पर्णमध्योतक कोशिका, दूसरी है पूलाच्छादित कोशिका। जब पूलाच्छादित कोशिका, जैसे अपन इसमें लें, इसको समझते हैं। मान लो ये आपके सामने क्या है? सेवन बंडल, या अपन इस चीज को क्या कह सकते हैं? 7 बंडल क्या है? एज ए वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जब आपस में कनेक्ट होते हैं, जब आपस में मिलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू, 7 उत्तक। इसका अदर जो नेम है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। तो इस चीज को अपन कैसे समझें कि जब 7 बंडल आपके सामने ये है एज ए वेस्कुलर टिश्यू, तो जाइलम और फ्लोएम, तो यहां पर जाइलम और फ्लोएम जब बनते हैं 7 बंडल बनता है। और इस 7 बंडल के चारों ओर जब पूल आच्छादित कोशिकाएं एक माला रूपी आकृति ले लेती है, ध्यान देना इस चीज का। जब ये अपन इसको कहते हैं 7 बंडल, ठीक है, और इसके चारों ओर कौन आ गया? बंडल शीथ सेल। जब वेस्कुलर बंडल या 7 बंडल के चारों ओर पूल आच्छादित कोशिकाएं माला रूपी आकृति में आ जाती है या माला रूपी आकृति बना लेती है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रेंज सारणी, क्रेंज एनाटॉमी। बस डेफिनेशन आपको देनी है इसमें कि C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं दो होती है, पर्णमध्योतक कोशिका, पूल आच्छादित कोशिका। जब पूल आच्छादित कोशिका 7 बंडल के चारों ओर एक माला रूपी आकृति में विन्यासित हो जाती है, एक माला रूपी आकृति बना लेती है, तो उसे हम क्रेंज एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो क्रेंज एनाटॉमी में आपको ये दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेंज एनाटॉमी में आपको एक तो बताना है कि फोटोसिंथेटिक सेल जो होती है वो दो होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषी, यानी कि अपन ये कह सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम में आए, वो जो सेल्स होती है वो दो होती है, एक तो मीसोफिल सेल और एक बंडल शीथ सेल। यानी कि अपन ये तो कह सकते हैं पर्णमध्योतक कोशिका, और एक कौन सी है?
बंडल सी सेल यानी कि पूल आच्छादित कोशिका, ये दोनों ही कोशिकाएं किसमें काम में आती है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक सेल है। ठीक है ना। तो क्रेंज एनाटॉमी में दो सेल्स का आपको ये ध्यान रखना है, कौन कौन सी दो सेल्स होती है, और एक क्रेंज सारणी, ये क्या चीज है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्रेंज सारणी का आप बता देना कि 7 बंडल के चारों ओर जब पूल आच्छादित कोशिकाएं माला रूपी आकृति में विन्यासित हो जाती है तो उसे हम क्रेंज सारणी या क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं, और ये C4 प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है ना। तो क्रेंज सारणी हमेशा कौन से प्लांट्स में होगी, C4 प्लांट्स में। क्लियर।